मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा था। दरवाजे में खड़े हुए आर्चर ने मुझे राइफल की जद पर ले रखा था। मैं गहरी नजरों से बारी बारी दोनों की तरफ देख रहा था। ऐसी सूरत हाल में कोई पंगा लेना खुदकुशी के मुतरादिफ था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि अगर कोई मौका मिला तो उसे जाया नहीं करूंगा। मीरा मेरी तरफ देखता हुआ आगे बढ़ा। कमरे के वस्त में पहुंचकर वो रुक गया। कमरे के अंदर तक चले आना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो चंगेर फर्श पर रखने के लिए झुका। मैंने सोचा अब या कभी नहीं। मैंने फौरन ही फैसला कर लिया। एक नजर दरवाजे में खड़े हुए आर्चर की तरफ देखा। मीरा ने एक गलती तो ये की थी कि वो कमरे के वस्त तक चला आया था, और दूसरी उससे भी बड़ी गलती ये की थी कि मेरे और आर्चर के दरमियान आ गया था। मैंने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और एक लम्हा जाया किए बगैर झुकते हुए मीरा की तरफ छलांग लगा दी। मैंने मीरा पर छलांग इस तरह लगाई थी कि गिरफ्त में लेते हुए उसे अपने सामने ही रखा था। चंगेर उसके हाथ से छूट कर गिर गई। कहवे का मग्गा उलट गया, मगर मीरा मेरी आहनी गिरफ्त में आ चुका था। मैं गरचे उसके नीचे था, लेकिन मैंने दोनों हाथों से उसका गला दबोच लिया था। उसके साथ ही मैं भी चीखा, आर्चर, अगर तुम मीरा की जिंदगी चाहते हो तो राइफल फेंक दो। एक लम्हे की भी ताखीर की तो मैं इसका गला घोंट दूंगा। आर्चर के मुंह से गलीज गालियों का गटर उबल पड़ा। वो मेरी माँ बहनों और खानदान भर की खवातीन से ज़बानी तौर पर गैर अखलाकी रिश्ते जोड़ रहा था। फिर वो भी आगे को लपका। मीरा अगरचे कद काठ में मुझसे ज्यादा था, मगर मेरे शिकंजे में आ चुका था। मैं एक झटके से उठ गया और उसे अपनी ढाल बनाए हुए दीवार के साथ टेक लगा ली। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके गले पर मेरी गिरफ्त खासी मजबूत थी। आर्चर ने मुझे डराने के लिए छत की तरफ राइफल का ब्रस्ट मार दिया, लेकिन मैं खौफजदा नहीं हुआ। वो गालियां बकता हुआ करीब आ गया और राइफल के बट से मुझे जरब लगाने की कोशिश की, मगर मैंने बड़ी तेजी से मीरा को आगे कर दिया। राइफल का बट मीरा के पहलू में लगा और वो बिलबिला उठा। दूसरे वार से बचने के लिए भी मैंने मीरा ही को ढाल बनाया था। इस मर्तबा मीरा के मुंह से बहुत गलीज किस्म की गाली निकल गई। दूसरी चोट खाकर मीरा बुरी तरह मचला। इस तरह उसके गले पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसने दोनों हाथ मेरी कलाइयों पर रखकर जोरदार झटका दिया। उसकी गर्दन मेरी गिरफ्त से निकल गई, लेकिन उसने जो दूसरी हरकत की थी वो खासी खतरनाक थी। उसने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखकर अंगूठे दोनों तरफ हंसली की हड्डियों के करीब रख दिए और पूरी कुव्वत से दबाव डालने लगा। मैं अपने आप को लड़ाई भिड़ाई का बड़ा माहिर समझता था, लेकिन उस कमबख्त मीरा ने ऐसा दाव लगाया था कि मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैं उसकी कलाइयों पर गिरफ्त जमाए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब न हो सका। उस वक्त मुझे मीरा के चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी नजर आई। लगता था वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे पास अब बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता था। मैंने घुटना पूरी कुव्वत से उसकी टांगों के बीच में मार दिया। उसने बिलबिलाते हुए न सिर्फ मेरी गर्दन छोड़ दी, बल्कि दोनों हाथ टांगों के बीच में रखता हुआ दोहरा हो गया। मेरे घुटने की दूसरी जरब उसके झुके हुए चेहरे पर लगी। वो एक बार फिर चीख उठा। मीरा के अलग हो जाने से आर्चर को मुझ पर हमला करने का मौका मिल गया। उसने राइफल के बट से मेरे कंधे पर वार किया। मैं उस वक्त दीवार से हट चुका था। राइफल का बट मेरे शाने पर लगा। मैं लड़खड़ा कर एक तरफ हटा, लेकिन अपने आप को फौरन ही संभाल लिया। आर्चर ने दूसरा वार करना चाहा तो मैंने राइफल पकड़ ली। अब हम दोनों में राइफल के लिए कशमकश हो रही थी। उसका बट मेरे हाथ में था और नाली आर्चर की गिरफ्त में थी। मैंने ट्रिगर दबा दिया। कमरा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठा। राइफल की नाली आर्चर की बगल से पीछे को निकली हुई थी। गोलियां उसे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर सामने वाली दीवार को उधेड़ने लगी। आर्चर के मुंह से निकलने वाली गालियों की रफ्तार तेज हो गई। उसे अपनी मादरी जबान में जितनी गालियां याद थीं, राइफल की गोलियों की तरह उसके मुंह से निकल रही थी। इस दौरान मीरा भी संभल चुका था। उसने मेरी पुश्त पर पहुंचकर 2 हथड़ मेरी गर्दन पर रसीद किया। मैं कराहता हुआ मुंह के बल फर्श पर ढेर हो गया। राइफल का बट भी मेरे हाथ से निकल गया था और इससे पहले कि मैं संभल सकता वो दोनों मुझ पर पिल पड़े। घूंसे और ठोकरें मेरे जिस्म के हर हिस्से की मिजाज पुरसी करने लगी। वो दोनों गेंडों की तरह ताकतवर थे। उनके घूंसों और ठोकरों में बड़ी जान थी। मुझे अधमुआ करके छोड़ दिया और दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। आर्चर ने बड़ी फुर्ती से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। उसके मुंह से अब भी गंदी गालियों का तूफान उमड़ रहा था। आंखों की सुर्खी कुछ और बढ़ गई थी, लेकिन एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि वो दोनों बुरी तरह हाँफने लगे थे। अगर लड़ाई चंद मिनट और जारी रहती तो मैं उन दोनों को ढेर कर देता। मैं चीखता हुआ दरवाजे की तरफ लपका। आर्चर, मेरे जिस्म पर जितनी चोटें लगी हैं मुझे याद हैं। तुम भी याद रखना। यहाँ से जाने से पहले मैं एक एक चोट का हिसाब लूंगा तुमसे, छोड़ूंगा नहीं। मुझे लपकते देखकर वो दोनों दरवाजे से कई कदम पीछे हट गए। आर्चर ने राइफल तान ली और खूंखार नजरों से मेरी तरफ देखते हुए गुर्राया। बोला, अगर रईस कब्बू का डरना होता तो इस राइफल की सारी गोलियां तेरे जिस्म में उतार देता। अब बैठकर अपनी चोटें सहलाते रहो। अगर जरूरत पड़ी तो किसी वक्त तुम्हारी और खिदमत भी करूंगा। मैंने भी चीख कर कहा,
खिदमत तो अब मैं तुम्हारी करूंगा। वो दोनों गालियां बकते हुए वहां से चले गए। मैं कुछ देर तक दरवाजे की सलाखें पकड़े खड़ा रहा और फिर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। कमबख्तों ने बड़ी जोरदार मार लगाई थी। मुझसे भी अंदाजे की जरा सी गलती हुई थी, लेकिन उस गलती का ये फायदा जरूर हुआ था कि मुझे उनकी ताकत का अंदाजा हो गया था। अब अगर मुझे मौका मिला तो उन्हें इस तरह हाथ पैर चलाने नहीं दूंगा। मैं देर तक अपनी चोटें सहलाता रहा। पेट में एक बार फिर ऐंठन सी होने लगी। मैंने इधर उधर देखा। रोटी वाली चंगेर फर्श पर पड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर रोटी उठा ली और उस पर लगी हुई गर्द झाड़ने के बाद एक निवाला तोड़कर मुंह में डाला। हल्की सी करकराहट उठी, लेकिन नमक वाली ये रोटी बहुत मजा दे रही थी। जब पेट खाली हो तो हर चीज मजा देती है। रोटी खाकर मैंने एक गिलास भर पानी पिया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। रोशनदान से आने वाली धूप गायब हो चुकी थी, जिससे कमरे में अंधेरा सा हो गया था। मैं दीवार से टेक लगाए बैठा रहा और सोचता रहा कि ये लोग कौन थे और मुझे यहाँ क्यों लाए थे। आचिर ने किसी रईस कबू खान का नाम लिया था और गालिबन उसके कहने पर मुझे यहाँ लाया गया था। मगर ये रईस कबू खान कौन था? मुझसे उसकी क्या दुश्मनी थी जो मुझे यहाँ वीराने में इस कैद खाने में लाकर डाल दिया गया था? दोपहर के वक्त पेट में मरोड़ सा उठने लगा। मैं दरवाजे की सलाखों को झंझोड़ते हुए आचिर और मीरा को आवाजें देने लगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद मीरा दरवाजे के सामने नमूदार हुआ। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। वो मेरी तरफ देखते हुए गुर्राया। क्यों चीख रहे हो? माँ मर गई है क्या? मैंने कहा, माँ तो बहुत अरसा पहले मर गई थी। इस वक्त तो मेरे पेट में मरोड़ उठ रहा है। मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर निकालो। मीरा ने घूरते हुए कहा, पागल हुआ है क्या? या हमारा दिमाग खराब हो गया है जो तुझे निकालें? वो खुरा है ना? उसने कोने की तरफ इशारा किया। जो कुछ करना है वहीं पर करो, समझे? वो मजीद कुछ सुने बगैर वापस चला गया। मैं दरवाजे के करीब खड़ा रहा, फिर मुड़कर खुरे की तरफ देखा और आखिरकार मुझे वो खुरा ही इस्तेमाल करना पड़ा। बाद में ढेर सारा पानी बहा देने के बावजूद बू से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। उस रोज दोपहर और रात को भी मुझे खाने को कुछ न दिया गया। वो रात भी मेरे लिए खासी अजियतनाक साबित हुई थी। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की लहरें उठती रहीं और मैं रात भर बेचैन रहा। सुबह आंख खुली तो कमरे में रोशनदान से आने वाली धूप चमक रही थी। दरवाजे के करीब ही एक चंगेर रखी हुई थी जिसमें कहवे का मग्गा और एक रोटी थी। मेरा ख्याल है वो लोग दरवाजा खोले बगैर मेरा ये खाना या नाश्ता यहाँ रख गए थे। दूसरी चंगेर और मग्गा भी कमरे ही में पड़े हुए थे। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया। मैं अगरचे बेखबर सो रहा था, लेकिन वो कमरे में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सके थे। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और चंगेर उठाकर अपनी जगह गया। कहवा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। नाश्ता करने के बाद मैंने दोनों चंगेरें और दोनों मग्गे दरवाजे की सलाखों से निकाल कर बाहर रख दिए और खुद भी दरवाजे के करीब ही बैठ गया। कभी उन दोनों में से किसी की आवाज सुनाई दे जाती, लेकिन इस तरफ कोई नहीं आया था। चंगेरें और मग्गे भी सारा दिन वहीं पड़े रहे। शाम से जरा पहले मुझे खाने के लिए सिर्फ एक रोटी दी गई। मोटी मोटी ये रोटियां गालिबन आचिर ही पकाता था। सालन वगैरह का शायद यहाँ कोई तस्वुर नहीं था। मुझे उस कोठरी में कैद हुए 3 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों के दौरान उन दोनों में से कोई भी कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। एक तजुर्बा हो जाने के बाद वो लोग किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं थे और इन 3 दिनों में मेरी अपनी हालत बहुत अबतर हो चुकी थी। मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी। वो चौथे दिन की शाम थी। खाने में मुझे हस्बे मामूल वही एक नमकीन रोटी दी गई थी। मैं उस वक्त कमरे की तारीकी में दीवार के साथ टेक लगाए बैठा मच्छरों को मारने की कोशिश में अपने आप को तमाचे मार रहा था कि कंपाउंड में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। गाड़ी का इंजन एक मर्तबा गुर्रा कर बंद हो गया। 2-3 आदमियों के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई देती रही। वो लोग सिंधी जबान में बातें कर रहे थे। कोई लफ्ज मेरी समझ में नहीं आया। मेरा ख्याल था कि ये उनका तीसरा साथी था जो उस रोज मुझे यहाँ छोड़कर वापस चला गया था। आधे घंटे के बाद राहदारी में रोशनी दिखाई दी जो लम्हा बलम्हा वाजे होती गई। कदमों की आवाज से मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो 2 से ज्यादा आदमी थे। सिर्फ 1 मिनट के बाद वो दरवाजे के सामने पहुंच गए। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो 3 थे, आचिर, मीरा और तीसरा नया चेहरा था। मीरा के एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे में लालटेन थी। आचिर की राइफल उसके कंधे पर लटकी हुई थी। उसके एक हाथ में कीरिंग था, तीसरे के हाथ में क्लैशनकोफ थी। मेरा ख्याल था वो लोग मुझे उस कोठरी से बाहर निकालेंगे। मीरा ने चाबी वाला हाथ आगे बढ़ाया ही था, लेकिन तीसरे आदमी ने उसे रोक लिया। वो गहरी नजरों से मुझे देख रहा था। उसका हुलिया भी उन्हीं जैसा था और आंखों में भी सुर्खी थी। वो दरवाजे के सामने खड़े अपनी जबान में बातें करते रहे। मैं उनकी गुफ्तगू का मतलब तो नहीं समझ सका, लेकिन बातों से तीसरे आदमी का नाम मालूम हो गया था। वो मुकद्दम था। कुछ देर के बाद वो लोग वापस चले गए। मेरे सर में उस वक्त बड़ी शिद्दत का दर्द हो रहा था। मैंने दोनों बाजू घुटनों पर रखे और उन पर सर टिकाकर ऊँघने लगा। मुझे नहीं मालूम कब दरवाजा खुला और कब वो लोग अंदर आए।
मगर मेरे पहलू में लगने वाली वो ठोकर बड़ी जोरदार थी। मैं बिलबिलाता हुआ उलट गया। संभलने से पहले ही एक और ठोकर पड़ी। उसके साथ ही आर्चर की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी, चलो उठो, मगर ख्याल रखना आप कोई बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो इस राइफल की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। उसकी राइफल का रुख मेरी तरफ था। मुझे ठोकर भी उसी ने मारी थी। मैंने उठते हुए दांत कचकचाए, कहा, आर्चर, तुम अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हो। मुझे किसी न किसी वक्त मौका जरूर मिलेगा और फिर मैं एक एक चोट का बदला लूंगा। आर्चर ने एक और ठोकर मारी। बोला, दिमाग तो देखो हरामी का, मार खा रहा है और धमकियां भी देता है। मैंने कहा, मौका मिलते ही मैं इन धमकियों पर अमल भी करूंगा। मुकद्दम और मीरा ने भी मुझे अपने हथियारों की जद में ले रखा था। लालटेन दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी। वो तीनों मुझे राइफल की जद पर कमरे से बाहर ले आए। मीरा ने लालटेन उठा ली। आर्चर मुझे बार बार ठोकरें मार रहा था। शायद कोई नफसियाती गिरह थी। उसे निहत्ते और बेबस लोगों पर हाथ उठाने का शौक था और मैं दावे से कह सकता था कि अगर वो मेरे हाथ लग गया तो 2-4 हाथ खाने के बाद ही कदमों पर गिरकर जिंदगी की भीख मांगने लगेगा। वो लोग मुझे कंपाउंड में ले आए। दूसरे कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा था कि दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। कंपाउंड में बगैर हुड वाली एक जीप खड़ी थी। उसके पिछले हिस्से में आमने सामने 2 लंबी सीटें थीं। उन सीटों और ड्राइविंग सीट के दरमियान ऊपर एक पाइप लगा हुआ था जिसमें सर्च लाइट की तरह की 2 लाइटें नस्ब थीं। उस पाइप से 2 पाइप पीछे की तरफ तिरछे लगे हुए थे। मुझे पीछे वाली सीट पर बिठा दिया गया। मेरे दाएं हाथ में हथकड़ी लगा दी गई। हथकड़ी का दूसरा हिस्सा पाइप से लगा दिया गया। हथकड़ी की चाबी आर्चर ने अपनी जेब में डाल ली। मीरा मेरे सामने वाली सीट पर जरा हट कर बैठ गया। उसने लालटेन बुझाकर करीब ही एक शिकस्ता दीवार पर रख दी। मुकद्दम ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और आर्चर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और जीप इमारत के कंपाउंड से निकलकर वीराने में दौड़ने लगी। जीप के हेडलैंप्स की रोशनी में सामने ताहद्दे निगाह रेत ही रेत नजर आ रही थी। ये रेत सख्त थी और कहीं कहीं झाड़ियां भी दिखाई दे रही थी। मीरा रिवॉल्वर संभाले बहुत मोहतात अंदाज में बैठा हुआ था। हथकड़ी लगने के बाद मैं अगरचे बेबस हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी तरफ से किसी किस्म का खतरा महसूस कर रहा था। हमारा सफर तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान सिर्फ 2 मरतबा बहुत दूर कुछ रोशनियां टिमटिमाती हुई दिखाई दी थी। वो यकीनन कोई छोटी बस्तियां थीं, मगर हमारी जीप उनसे दूर ही निकल गई थी। छोटी झाड़ियों की जगह अब रास्ते के दोनों तरफ कीकर के झाड़ नजर आ रहे थे जो बतदरीज गुंजान होते चले गए। ये कीकर का जंगल था। रास्ता दरख्तों में बल खाता हुआ जा रहा था। जीप की रफ्तार भी कम हो गई थी। आखिरकार कीकर का ये जंगल खत्म हो गया। उससे आगे ज़राई इलाका था। सड़क के दोनों तरफ खेत थे, मगर ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि इन खेतों में फसलें कौन सी थीं। अलबत्ता ये बात जरूर थी कि उन खेतों की वजह से फजा में कुछ खुनकी सी आ गई थी जो बड़ी भली लग रही थी। इन्हीं खेतों में काफी दूर एक मध्यम सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही थी और हमारी जीप का रुख उसी तरफ था। तकरीबन 10 मिनट के बाद जीप एक कच्चे मकान के सामने रुक गई। यहाँ पहले से सुरमई रंग की एक शानदार पजेरो खड़ी थी। उस मकान के अतराफ में दरख्तों की बहुतात थी। जीप रुकी तो किसी तरफ से भैंस के टकराने की आवाज सुनाई दी। मुकद्दम ने अभी इंजन बंद नहीं किया था कि 2 आदमी दाएं बाएं दरख्तों से निकलकर सामने आ गए। उन दोनों के हाथों में क्लैशनकोफ राइफलें थीं। उनके हुलिये भी आर्चर और मीरा से मुख्तलिफ नहीं थे। मुकद्दम ने इंजन बंद करके हेडलैम्प भी बुझा दिए और वो तीनों नीचे उतर गए। मुकद्दम ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, रईस कबू खान कहाँ है? उनमें से एक ने खुश्क लहजे में कहा, रईस अंदर बैठा है, तुम्हारे इस्तकबाल के लिए यहाँ तो नहीं खड़ा होगा। मुकद्दम ने मेरी तरफ इशारा करते हुए उस आदमी से कहा, कैदी का ख्याल रखना, मैं रईस से बात करके आता हूँ। उस शख्स ने मुकद्दम को आगे बढ़ने से रोक दिया। बोला, तुम यहीं रुको, पहले मैं रईस को खबर तो करूं। और वो खुद मकान के दरवाजे में दाखिल हो गया। मकान के दरवाजे पर बल्ब जल रहा था। उसी की रोशनी हमें दूर से दिखाई दे रही थी। मैंने मुकद्दम की तरफ देखा। उस शख्स के रवैये से उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ गए थे। वो खजिल सा होकर आर्चर और मीरा से बातें करने लगा। उनकी ये हरकत देखकर न जाने क्यों मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और मैं इधर उधर देखने लगा। मकान के दाएं तरफ शायद मवेशियों का बाड़ा था। भैंस के टकराने की आवाज भी उसी तरफ से आई थी और हवा के साथ गोबर की नागवार बू भी आ रही थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये किसी सिंधी वडेरे का डेरा था। पजेरो जैसी शानदार और कीमती गाड़ियां इन्हीं वडेरों और जागीरदारों के पास ज्यादा नजर आती हैं। ये लोग गरीब किसानों का खून चूस चूस कर जिस तरह दौलत समेटते हैं उसके बारे में सभी जानते हैं। कड़ाके की सर्दी और गर्मियों की चलचलाती धूप में जमीन का सीना चीर कर अनाज पैदा करने वाले किसान और हारी तो नान शबीना तक को मोहताज रहते हैं और ये वडेरे और जागीरदार ऐश करते हैं।
लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया गया था? इस सवाल के साथ ही मेरे जहन में एक ख्याल उभरा। सिंध में वडेरों की प्राइवेट जेलों के चर्चे आम थे। यहाँ हारियों से दिन भर खेतों में बेगार ली जाती थी और शाम होते ही उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। गुलामों की तरह मजदूरों की खरीदो फरोख्त होती थी। मुझ जैसे हट्टे कट्टे और जवान आदमी मुख्तलिफ इलाकों से अगवा करके लाए जाते थे और यहाँ उनसे गुलामों जैसा सलूक ही किया जाता था और उनकी निजात मरने के बाद ही होती थी। और मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे भी तो इसलिए यहाँ नहीं लाया गया कि रईस कबू से मेरे पैसे खरे कर लिए जाएं। वो आदमी तकरीबन 5 मिनट के बाद बाहर आया। उसने आचिर वगैरह को इशारा किया तो वो तीनों अंदर चले गए। उसके तकरीबन 10 मिनट के बाद आचिर मकान से बाहर आया। उसने दोनों आदमियों से कुछ कहा, जिन्होंने मुझे राइफलों की जद पर ले लिया और आचिर ने मेरी हथकड़ी खोल दी। मकान के उस कमरे में दाखिल होते ही मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि खेतों में वाक़ इस कच्चे मकान का कमरा अंदर से इतना शानदार होगा। दबीज कालीन, एक तरफ किंग साइज डबल बेड जिस पर हल्के नीले रंग की सिल्की चादर बिछी हुई थी, उसके सामने आरामदेह और कीमती सोफे, एक कोने में सफेद फार्मिका की खूबसूरत अलमारी, उसके साथ ड्रेसिंग टेबल और एक तरफ खूबसूरत ट्रॉली पर रंगीन टीवी और निचले हिस्से में वीसीआर रखा हुआ था। दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में औरतों की उरियां और नीम उरियां तस्वीरें आवेजा थीं। बहुत शानदार कमरा था। हर चीज शानदार थी और उनमें सबसे ज्यादा शानदार चीज थी जो एक सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखकर भारतीय अदाकारा माधुरी का तस्वुर जहन में उभर आया, मगर वो माधुरी से ज्यादा हसीन थी और सोफे पर उसके बैठने का अंदाज उससे भी ज्यादा। उसने गुलाबी रंग का शबखाबी का लिबास पहन रखा था। एक घुटना बिछा हुआ सा था और दूसरा उठा हुआ। वो नाखूनों पर पॉलिश कर रही थी। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर दूसरा घुटना भी नीचे कर लिया। दूसरे सोफे पर रईस कबू खान बैठा हुआ था। वो 6 फुट का गोरा चिट्टा आदमी था, क्लीन शेव, लगता था थोड़ी देर पहले ही शेव किया हो। उसने ग्रे रंग का सफारी सूट पहन रखा था। वो गहरी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर आचिर की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुलिया बना रखा है इसका? मारा पीटा था क्या? आचिर बोला, इसने भागने की कोशिश की थी रईस, मीरा पर हमला कर दिया था। अगर मैं न बचाता तो ये उसका गला घोंट देता। थोड़ी बहुत सजा तो देनी ही पड़ी थी रईस। बड़ा गजबनाक है ये छोकरा। रईस कबू ने पूछा, कोई मां निशानी भी दिया है या भूखा रखा है? आचिर बोला, शाम को मानी दिया था रईस। रईस कबू ने एक आदमी की तरफ देखा, बोला, रोशन। उसने फौरन ही रईस के सामने हाथ जोड़ दिए। जी साईं। रईस कबू ने कहा, इसको गुसल खाना दिखाओ और जमाल का कपड़ों का एक जोड़ा भी दे दो। मेरा ख्याल है उसकी पैंट इसे पूरी आ जाएगी। फिर वो आचिर की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग बाहर जाकर बैठो, 1 घंटे के बाद यहाँ से रवाना हो जाना है तुम्हें। आचिर वगैरह ने भी हाथ जोड़े, जी साईं, और उल्टे कदमों चलते हुए कमरे से बाहर निकल गए। रोशन ने राइफल से मुझे इशारा किया। कमरे से बाहर निकलते ही मैंने एक बार फिर सोफे पर बैठी हुई उस कयामत की तरफ देखा।